नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बड़ी खबर के साथ मैं आपके पास आया हूं, बता रहा हूं कि इजरायल अब गाजा के फिलिस्तीनियों को साउथ सूडान में बसाने की योजना बना रहा है। साउथ सूडान खुद कंगाली की मार से झेल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना का कई अरब देश विरोध कर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि साउथ सूडान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और समर्थन को हाथ से जाने नहीं देगा, यानी कंगाल देश अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को ले लेगा, जिससे फिलिस्तीन का संकट और गहरा जाएगा। गाजा पट्टी में 22 महीने से जारी युद्ध और हमास पर सैन्य अभियान के बाद गाजा में फिलिस्तीनी लोग भीख मांगने और भूखमरी के शिकार हो गए हैं। इजरायल अब वहां के फिलिस्तीनियों को पूर्वी अफ्रीका के युद्धग्रस्त देश साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान में बसाने की संभावना पर चर्चा कर रहा है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को इस बात की पुष्टि की है। एसोसिएटेड प्रेस ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर यह योजना लागू होती है तो लोग एक युद्ध और अकाल से जूझ रहे इलाके से दूसरे संकटग्रस्त देश में पहुंच जाएंगे, जो हालात को बद से बदतर बना देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सोच को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जिसमें गाजा की बड़ी आबादी को स्वैच्छिक प्रवास के जरिए बाहर बसाने की बात कही जा रही है। इजरायल इससे पहले भी कई अफ्रीकी देशों से ऐसे प्रस्ताव पर बात कर चुका है। हालांकि चर्चा है कि इस तरह की चर्चा अपने आप ही गंभीर मानवीय सवाल खड़े करती है। इस फैसले को ज़्यादातर फिलिस्तीनी मानवाधिकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस योजना को जबरन निष्कासन का प्रयास बताया है। मिस्र, जो गाजा की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसका कड़ा विरोध कर रहा है क्योंकि उसे अपने यहाँ शरणार्थियों के आने का बड़ा डर है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक साउथ सूडान इजरायल के साथ मजबूत संबंध करने और अमेरिका में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए इस तरह की योजना का सहभागी बन सकता है। साउथ सूडान देश पहले से ही आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, विदेशी सहायता पर निर्भरता से जूझ रहा है। कैश की कमी से जूझ रहा साउथ सूडान किसी भी वित्तीय और कूटनीतिक समर्थन को हाथ से नहीं जाने देगा। साउथ सूडानी सिविल सोसाइटी नेता एडमंड याकानी ने चेतावनी दी है कि देश यानी साउथ सूडान लोगों को फेंकने का मैदान नहीं बन सकता है। साउथ सूडानी सिविल सोसाइटी नेता एडमंड का कहना है कि ऐतिहासिक कारणों से मुस्लिम और अरब आबादी के प्रति यहाँ संवेदनशीलता दिखती है, इसीलिए तय होना चाहिए कि कौन लोग आएंगे और कितने समय के लिए रहेंगे। वहीं ईरान जैसे देशों ने इजरायल के इस कदम को नरसंहार बताया है और इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों से एकजुट होने का आग्रह किया है। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह समूह ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए हैं और जो संघर्ष के विस्तार का बड़ा संकेत दे रहे हैं। इजरायल के प्लान पर ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान सहित कई देशों ने आपत्ति जताई है। इन देशों का मानना है कि इस कदम से एक सभ्यता को उसकी जमीन से उखाड़कर बेदखल करने जैसा है। वर्तमान में इजरायल हमास संघर्ष, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर अचानक हुए हमले के बाद शुरू हुआ, गाजा के भविष्य पर इजरायल की योजनाओं को सामने ला दिया है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण लेने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद गाजा की 20 से 21 लाख की आबादी को पूरी तरीके से विस्थापित करने के लिए इजरायल अपनी अमेरिकी मित्र की मदद से इस काम को करने में जुटा हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान सहित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों समेत 25 देशों के विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय पीड़ा अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुका है, जिसका नतीजा भयानक हो सकता है। इजरायली सरकार से अपील की है कि वहां आवश्यक मानवीय संगठनों को काम करने की अनुमति दी जाए।
एक बयान जारी करके इन लोगों ने कहा कि अकाल हमारी आंखों के सामने पनप रहा है, भूखमरी को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि मानवीय मदद करने वालों की भी रक्षा होनी चाहिए और राहत को कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने कहा कि यह योजना बेहद खतरनाक है और इससे बंधकों की जान को खतरा बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने गाजा में भूखमरी की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि इजरायल का लक्ष्य गाजा पर शासन करना नहीं, न उसका विलय करना है, बल्कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। नेतन्याहू ने युद्ध समाप्त करने के लिए 5 सिद्धांतों की रूपरेखा पेश की, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण यानी हमास को हथियार के बिना रखना है, सभी बंधकों की रिहाई है, गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण है। इजरायल अब गाजा में अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जिससे भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक सुरक्षा बफर जोन बना सके। एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना भी है इजरायल की मंशा, जो ना हमास हो ना फिलिस्तीनी प्राधिकरण। नेतन्याहू ने कहा कि उनका उद्देश्य गाजा को एक ऐसे अरब शक्ति को सौंपना है जो उचित शासन करे और इजरायल के लिए खतरा नहीं बने। इजरायल की गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की योजना 2 राज्य समाधान की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के स्थायी समाधान के रूप में देखता है। इजरायल द्वारा गाजा पर सैन्य कब्जा, उसके लोगों का विस्थापन, वेस्ट बैंक भी इसमें शामिल होना इस समाधान को और जटिल बना देगा। आपको बता दें कि गाजा में पहले ही गंभीर मानवीय संकट मौजूद है। क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण भोजन, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लगभग असंभव हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय का कहना है कि स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयासों के बावजूद हवाई मार्ग से गिराई जा रही सहायता से कई पैराशूट नहीं खुले, जिससे लोगों की जानें तक चली गईं। गाजा में कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या 100 से ऊपर चली गई है और वयस्कों का आंकड़ा 117 पहुंच गया है। इजरायल के इस सैन्य अभियान के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों को विस्थापन हो सकता है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस बात से इनकार किया है कि इजरायल जानबूझकर गाजा की आबादी को भूखा मार रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर इजरायल की ऐसी कोई नीति होती तो 2 साल युद्ध के बाद गाजा में कोई जीवित नहीं बचता। वहीं यूरोपीय देशों ने इजरायल की आबादी विस्थापित करने की योजना की कड़ी आलोचना की। जर्मनी ने गाजा में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी सैन्य उपकरण के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। ब्रिटेन ने इजरायल के इस फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह किया है। कई देशों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरब सहित 20 मुस्लिम देशों ने इजरायल की इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैधता के खिलाफ यह एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन अमेरिका ने इजरायल की आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन किया है और इजरायल की गाजा में नए वैश्विक शहर बसाने की योजना पर भी अपनी सहमति दे दी है, जिससे फिलिस्तीनियों का भविष्य बेहद अंधकारमय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर नए वैश्विक शहर की योजना पर काम कर रहा है। इजरायल हमास युद्ध के बाद पूरी गाजा पट्टी खतरनाक विस्फोटक बमों और हथियारों से पटी हुई है। मलबे को हटाए बिना यह नए जीवन की संकल्पना करना संभव ही नहीं है। अमेरिका का यह भी कहना है कि अब फिलिस्तीनियों का वापस इस क्षेत्र में बसना संभव नहीं है। विस्थापित होने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की जिम्मेदारी अरब देशों को भी उठानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण और हजारों नौकरियां पैदा करने के लिए अमेरिका तैयार है। हालांकि अमेरिका के अंदर
और बाहर से इजराइल पर गाजा में मानवीय संकट को लेकर काफ़ी दबाव है। सबसे ज़्यादा विवाद मानवीय सहायता के बीच इजरायली बमबारी को लेकर है। इजराइल का कहना है कि आम लोगों के बीच हमास के आतंकियों के मंसूबों को किसी भी तरीके से सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में अरब सहित तमाम मुस्लिम देश और यूरोपियन यूनियन का विरोध लगता है महज पाखंड है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब और सीनियर जर्नलिस्ट भूपेंद्र जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सोढ़ी साहब, आपसे पहला सवाल, गाजा की इस स्थिति का गुनहगार कौन है? गाजा का गुनहगार कौन है, हमास, इजराइल या अमेरिका? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात गो पैनलिस्ट के साथ। जो गाजा या फिलिस्तीन में हो रहा है, किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1648 से पहले दुनिया में जो भी राजा महाराजा जिसके पास ज्यादा सैनिक शक्ति होती थी, वो जितनी जमीन पे अपना कंट्रोल कर पाता था, नियंत्रण कर पाता था, वो उसका देश या प्रदेश बन जाता था। लेकिन 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया नामक संधि हस्ताक्षर हुई, जिसके बाद मॉडर्न नेशन स्टेट्स आने लग गए, यानी कि देशों के बॉर्डर्स साफ होने लग गए। उसके बाद चार ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आज तक मध्य पूर्व में शांति नहीं है। पहला, मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस 1915 का, साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का और संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का। ये जो दस्तावेज हैं, जो कि आधुनिक इतिहास में हैं, ये साफ दर्शाते हैं कि फिलिस्तीन पे जो इजराइल ने पूरा कब्जा किया है वो अवैध है, क्योंकि इसके कारण इन चार आधिकारिक दस्तावेजों में दिए गए हैं। कई दशकों तक वेस्टर्न मीडिया ने कभी सच्चाई नहीं आने दी। मेरे को भी बहुत लोगों को लगा कि पूरा जो इल्जाम है वो अरब या मुसलमानों पे जाना चाहिए। लेकिन पिछले 3-4 साल से जब से सोशल मीडिया बहुत बड़े पैमाने पे आ गया, तथ्य सामने आने लगे, वेस्टर्न मीडिया का नियंत्रण आस्ता आस्ता कम होता रहा, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों पे ज्यादा भरोसा होता रहा कि वो सच बताने लगा। आज अधिकतर दुनिया के लोग, अधिकतर पश्चिमी देश ये मानते हैं कि इजराइल ने जो कब्जा किया वो अवैध है, और अगर मध्य पूर्व में शांति चाहिए तो 2 स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। सोढ़ी साहब, मुझे इस बात से थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ तथ्यों को और भी आपके सामने लाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। 1980 के दशक से ही ऑटोमन साम्राज्य के अधीन फिलिस्तीन क्षेत्र में जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, उन्होंने जमीन खरीदना शुरू किया था। ये वही क्षेत्र था जहां आज इजराइल बसा हुआ है। फिलिस्तीन वाला इलाका भी उसमें शामिल था और लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त जारी रही है। 1948 तक चलता रहा। यानी जो यहूदी जिनका 1000 ईसा पूर्व यानी 3500 साल पुराना इतिहास रहा है, वह अपनी जमीन दोबारा पाने के लिए 1980 से ही बाकायदा एक संगठन के जरिए जमीन खरीदते रहे। और खरीद किससे खरीदते थे? चूंकि वहां ऐसे कानून बने हुए थे ऑटोमन साम्राज्य के तहत ही कि अगर आप इस क्षेत्र की जमीन लेंगे तो आप यहाँ अपने नियम कानून कायदे लागू कर सकते हैं। और यह जमीनें बेचने वाले लोग अरब देशों में भी रहे थे। वो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके नाम कहेंगे तो बता देंगे। उनसे जमीनें खरीद के वहां बसते गए और जैसे जैसे बसते गए, चूंकि वहां के नियम कानून कहते थे अगर आप जमीन के मालिक हैं तो आप अपने नियम कानून लागू कर सकते हैं। उसके तहत यहूदियों ने बसना शुरू किया। आपको बता दें कि बालफोर घोषणा 1917 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का समर्थन स्थापित करने का वादा किया था। ये वही यहूदी थे जिनको पूरी दुनिया से मार के भगाया जा रहा था, उनके साथ नरसंहार हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए इनके पास उस एरिया के अलावा कहीं और रहने का चारा नहीं था। सवाल यह है कि अपनी जाति, अपनी सभ्यता, एक ऐसी प्रभावशाली संस्कृति को बचाने के लिए
अगर कोई समुदाय कोशिश करता है तो हम उसे कब्जे का रूप नहीं देते हैं, हम उसको कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और आज भी दुनिया के रिसर्च में, दुनिया के हर बड़े क्षेत्र में जहाँ विकास हो रहा है, मानव विकास नए कदम चूम रहा है, वहाँ यहूदियों का सबसे बड़ा योगदान है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, अगर माना जाए कि गाजा का गुनाहगार कौन है, तो आपके नजरिए से कौन लगता है कि गुनाहगार है? डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। देखिए डॉक्टर कृष्ण जी, अभी पूर्व रक्षा विशेषज्ञ जो है उन्होंने काफी इतिहास बताया, और आपने भी यहूदियों के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताया, और उनकी जो दृढ़ता थी, उनका जो परिश्रम था, और जिस तरह से उनकी अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण था, उसके तहत जो इतिहास रचे, और उन्होंने पूरे विश्व में इतिहास रचे। उनकी आबादी बहुत कम है, लगभग मान लीजिए कि आप कुछ लाखों में ही है। हाँ, 1 करोड़ के करीब है जी। अपने आप को 90 लाख के करीब है जी। तो लेकिन इस तरह से अगर माने, लेकिन उन्होंने जो अपने आप को स्थापित करने और अपनी भाषा, जो कि इतनी पुरानी हिब्रू भाषा, उसको उन्होंने पुनः जीवित किया, और अपनी संस्कृति, परंपराएं, और जो भी उनकी मौलिक चीजें थी, साथ साथ जो उनका आधुनिक ज्ञान और विज्ञान था, उसको भी समावेश किया। तो इसको नहीं नकारा जा सकता है। इतिहास में कुछ गलतियां जरूर होती हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से एक जिसको अभी हमारे सोडी जी ने बताया कि कब्जा किया, और पश्चिमी देश उसको भी मानते हैं, लेकिन विस्तारवाद की नीति तो हमेशा रही है, और निश्चित रूप से कहें तो अमेरिका ने उसका साथ भी दिया। लेकिन उसके विस्तार के बाद की नीति के साथ साथ जिस तरह से अरब देशों ने भी जिस तरह से फिलिस्तीनियों का साथ दिया, और जिसमें कुछ यूरोप देश भी शामिल थे, और इस तरह उस स्थिति का समाधान न निकाल के एक संघर्ष की स्थिति बनी, और संघर्ष की स्थिति के कारण वो एक राजनीति परिवेश में भी चला गया, वहां की एक सत्ता का केंद्र भी बन गया। चाहे इजराइल में अगर सत्ता प्राप्त करनी हो, चाहे नेतन्याहू, आज उनकी जो छवि उन्होंने युद्ध के रूप में जिस तरह से गाजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ किया, और उसके रूप में उन्होंने राजनीतिक फायदा भी। लेकिन अभी भी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, आपसे जवाब नहीं मिला कि गाजा का गुनाहगार कौन है। गाजा में फिलिस्तीनी जनता के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। गाजा पट्टी में करीब 21 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 70% आबादी 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान विस्थापित हुए शरणार्थियों की ही है। गाजा की आबादी का 99% हिस्सा मुस्लिमों का है, और जबकि 1% आबादी ईसाइयों की है। आपको बता दें कि ऐसे हालात में क्या कभी संभव हो सकता है कि 21 लाख आबादी को आप किसी दूसरे देश में विस्थापित कर दें? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जी.एस. सोडी साहब। क्या यह संभव है, या अमेरिका इजराइल इसको संभव बना देगा? जी डॉक्टर प्रसून जी, 14 मई 1948 को जब इजराइल ने खुद अपनी आजादी डिक्लेयर की, जो कि संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 1947 के खिलाफ थी, तब यहूदियों के पास फिलिस्तीन की जमीन का सिर्फ 6% हिस्सा उनके नाम पे था। बाकी 94% जमीन का हिस्सा अरब्स के पास था। लेकिन क्योंकि यहूदियों के पास सैनिक ताकत ज्यादा थी, तो वो इजराइल पे पूरा कब्जा कर पाए। अब तब से लेके कई दशकों तक इजरायली सेना के सामने ये गरीब अरब देश खड़े नहीं हो पाए। सोडी साहब, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि 1947 में जिस ब्रिटिश मैंडेट के बाद यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के लिए एक विभाजन योजना पेश की थी। इस योजना के तहत फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में विभाजित किया गया था, जिसमें यरूशलेम को एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में रखा गया था। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 14 मई 1948 को ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के तुरंत बाद यहूदी एजेंसी के चेयरमैन डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की स्थापना कर दी। इसके अगले ही दिन आसपास के अरब देशों, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक जैसे देश शामिल थे, नवगठित इजराइल पर हमला कर दिया, और इस युद्ध में इजराइल विजयी हुआ। उसके बाद उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता सब स्थापित हो गई। यानी एक साथ 6-7 देश आते हैं और वह इजराइल जीतता है।
तो उसका तो स्वाभाविक हक बनता है। और जबकि यूनाइटेड नेशन ने जिस बंटवारे की बात की थी उसको इन लोगों ने नकार दिया था। जी डॉक्टर साहब, जो 1947 का संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन था वो ये कहता था कि ये जो फिलिस्तीन का इलाका है ये 2/3 इजराइल बनेगा, 1/3 फिलिस्तीन बनेगा। अरब्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा जब हमारी आबादी 2/3 है तो हमें जमीन 1/3 क्यों मिल रही है? हमें उतनी जमीन दो जितनी हमारी आबादी है। दूसरा, इजरायलियों के पास वैसे ही बहुत कम जमीन उनके नाम पे थी। तो ये जो 1947 का जो ये रेजोल्यूशन था ये पूरी तरह से अरब्स के खिलाफ था, क्योंकि ये नाजायज था, ये फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं था। सोनी साहब, इसमें भी एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। जमीनों का नाम 6% यहूदियों के नाम से था, लेकिन बड़े इलाके में करीब 80% एरिया में केवल यहूदी रहते थे। कारण क्या था कि वहां कुछ ऐसा उपजाऊ क्षेत्र नहीं था जिसके कारण से कोई और अरब के लोग रहते हों। वह बंजर जमीन थी। लेकिन सोनी साहब, बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के दौर में 20 लाख 21 लाख की आबादी को किसी तरीके से सूडान में विस्थापित किया जा सकता है या नहीं? और अगर किया जा सकता है तो यह क्या आपदा होगी? जी डॉक्टर प्रसून जी, जब से हमास ने इजराइल पे हमला बोला 7 अक्टूबर 2 साल पहले, तब से बड़े लोगों ने आंकलन लगाया ये अरब देश इन फिलिस्तीनियों को अपने देश में क्यों नहीं ले रहे हैं, ये उनके गद्दार हैं। लेकिन मैं हमेशा आपके चैनल पे और बाकी टीवी चैनल पे कहता आया हूं कि ये जो अरब देश 1.5 साल से फिलिस्तीनियों को अपने देश में नहीं ले रहे हैं, ये अरब देश की सोची समझी रणनीति है। और ये इतनी इनकी सफल हुई है रणनीति, हालांकि फिलिस्तीन मरे बहुत हैं, लेकिन अगर अरब देशों ने फिलिस्तीनियों को अपने देश में ले लिया होता तो कब का इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा करके रिवेरा बना दिया होता। लेकिन क्योंकि फिलिस्तीन वहां टिके रहे, डटे रहे, आज इजराइल के पास कोई चारा नहीं है बजाय युद्ध विराम करने के। चाहे आज करे या 2 हफ्ते बाद करे, 2 महीने बाद करे। चलिए ठीक है। लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, अमेरिका जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहा है, इजराइल जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहा है, जिस रिवेरा की बात कर रहा है गाजा पट्टी पे, वह तो लग रहा है कि अगर ये दोनों देश लगे रहे तो उनका सपना जरूर पूरा होगा। हालांकि उसकी कीमत फिलिस्तीनी जनता चुकाएगी। फिर पूछ रहा हूं, गुनहगार कौन है गाजा के लोगों का? निश्चित रूप से अमेरिका ने जो सूडान के साथ अभी जब 3 महीने पहले जब वहां के आतंकवादी संगठन के साथ उन्होंने बात की थी, रक्षा सुधार की बात की थी, उसका एक परिणाम देख रहे हैं हम कि आज उन्होंने जिस तरह से अमेरिका ने सूडान को जिस तरह से क्लीन चिट दी थी, और आज वह उसी रूप में, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका की रणनीति यही कह रही है कि इजराइल को स्टेब्लिश करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विवाद है, जो यरूशलेम है, जो आपने भी कहा और सोनी जी ने भी कहा, यरूशलेम दोनों के लिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के लिए हो, चाहे वो इस्लाम के लिए हो, मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बना। दोनों के लिए नहीं, तीनों के लिए, यहूदी धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोई मंदिर बना था तो यहूदियों का मंदिर बना हुआ था, सोलोमन ने बनवाया था। जी 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 बिल्कुल निश्चित यहूदियों के लिए भी उतना ही निश्चय की बात है। और उस पॉइंट पर लड़ कौन रहे हैं? यहूदी। इसलिए वो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी उसको बाई फोर्स सपोर्ट कर रही है, चाहे वो फाइनेंस है। लेकिन अगर हम 1947 की बात से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो उस समय जो देश के जो 2 पोल थे, एक रूस और अमेरिका, जिस तरह से आज एक ध्रुवीकरण के रूप में आज जो सोवियत संघ खत्म हो गया और अमेरिका ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति और जिस तरह से प्रभुत्ववाद को जो बढ़ावा दिया है, उसके कारण ये निश्चित रूप से इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। इससे साफ है कि अगर गाजा का कोई गुनहगार है तो वह अमेरिका है, जिसके कारण ही इस तरह का एग्रेशन दिखा जा रहा है और उसकी कीमत फिलिस्तीनी जनता चुकाने के लिए मजबूर है। आप दोनों आए इस खास प्रोग्राम में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।